Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on our lecture number 3. ठीक है, लेक्चर नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एनवायरमेंटल साइंस स्ट्रीम का जो पेपर आया था 2024 में, उसके पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एनालाइज कर रहे हैं। करेक्ट। अब क्योंकि एग्जाम आज ही है लेकिन 12:30 में है, तो अभी भी टाइम है। जिन बच्चों को कुछ और कंसेप्ट जानना है वो जान सकते हैं हमारे इस चैनल के द्वारा, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस मिल रहे हैं। यस एंड अगेन, जिन बच्चों को अगले साल एडमिशन लेना है, रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने हैं, दे जैन ज्वाइन और वो भी डेडिकेटली तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं क्या आया है क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर। देखो ये क्वेश्चन जो था हमने पहले लेक्चर में भी किया था, बट देयर वाज ए मिस्टेक इन द सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन में जो मिस्टेक हुआ था उसको अब आज करेक्ट करने वाले हैं। एक्चुअली में थैंक्स टू वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे सर गलतियाँ हुई है, और डेफिनेटली वहाँ पे एक गलती हुई थी, छोटी सी मिस्टेक्स, जिसको हम लोग रिकवर कर रहे हैं पहले लेक्चर में जो था। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं, तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि देखो हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन में कि हमने एक इक्वेशन पढ़ा था जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, ये हम पढ़ रहे थे। एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन की कहानी हम देख रहे थे, जिसमें कि एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन का क्या फॉर्मूला था। एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन का फॉर्मूला था E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, जहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया था इस इक्वेशन को। बट वहां पे एक चीज मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे पूछा था एनर्जी ऑफ 1 मोल। ठीक है, और जब भी किसी 1 मोल की बात करी जाती है तो क्या होगा, हम एनर्जी यहाँ पे किस चीज की फाइंड कर रहे हैं, 1 मोल की। तो एनर्जी फॉर 1 मोल जो होगा, 1 मोल, बोल नहीं मोल, ठीक है, 1 मोल, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये ई निकला था इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एवागाड्रो नंबर है। दिस इज एवागाड्रो नंबर। एवा, एवो, एक्चुअली वो एवो है। दिस इज एवोगैड्रो, ए वी ओ जी ए डी आर ओ, एवो गैड्रोज नंबर। ठीक है भाई, तो ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे जो मिस्टेक था उसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। ओके, सो दिस वाज ए करेक्शन इन द प्रॉब्लम। देन वहाँ पे जैसे कि हम फॉर्मूला में डालते हैं E इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमको क्या मिलता है इक्वेशन में, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, एस सी अपन लामड़ा करना पड़ेगा। करेक्ट, एस सी अपॉन लामड़ा करके दिखाना होगा। तो एस सी कितना दिया है, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 200 नैनोमीटर, 200 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि ये मीटर्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, और इसके बाद क्या करना था, 6.022 इंटू 10⁻8। Okay, and in the previous answer we got this 9.9 into 10⁻⁻19 इंटू, ये यहां तक हमारा वैल्यू निकल गया था, इंटू 6.022 इंटू 10⁸ दिस वी गॉट इन द लास्ट टाइम, दिस अमाउंट वी हैव ऑलरेडी गॉट। बट इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो यहां से कुछ ऐसा आएगा, 59.6178 इंटू
10⁴ जूल पर मोल। हमने पहले जूल निकाल लिया था, पर मोल नहीं किया था, उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो जूल पर मोल होगा, यहाँ पे भी आंसर जूल पर मोल होगा। ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं केजी में, केजी जूल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा समथिंग अराउंड 596,178 केजी जूल पर मोल। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 599 अप्रोक्सीमेटली दिया रखा है, तो यही आपका आंसर था। सो दिस वाज ए मिस्टेक एंड सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। वो जो करेक्शन था मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो जो भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो आज के एग्जाम में, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है और 1 मोल दिया रहता है तो उसमें जरूर मल्टीप्लाई कर देना 6.022। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, टेक्निकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है इन द एस्थेनोस्फीयर द वेलोसिटी ऑफ एस वेव, यहाँ पे fill in the blanks, thereby indicating that these zone consist of a partial molten rocks। partial molten rocks की बात किया, ठीक है, partially molten rocks यहाँ पे हैं, मौजूद है, ये समझ में आ रहा है। तो बिफोर दैट वी शुड नो द कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट नहीं होगा तो कैसे आंसर करोगे। कंसेप्ट ऑफ एस वेव, देखो है तो ये सेस्मिक वेव, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। ये किस तरीके का एक्ट करता है, क्या इसका एक्टिंग है, उसका एक रूल है। पहला रूल क्या बोलता है कि दिस सेस्मिक these seismic wave these seismic waves that are shear waves also, इसको shear waves भी बोलते हैं, can only travel, मतलब वो खाली ओनली ट्रैवल कर सकता है थ्रू सॉलिड्स। It can only travel through solids, not liquids। It can only travel through solids, not liquids। First concept। Second concept, सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि जो हमारा एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर, थोड़ा प्रॉब्लम है गले में। एस्थेनोस्फेयर इज सेमी मोल्टेन और प्लास्टिक लाइक बिहेवियर। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टीज है, प्लास्टिक लाइक बिहेवियर है, तुम्हारा प्लास्टिक लाइक बिहेवियर है, एंड एस्थेनोस्फेयर इज सेस्मिक, जो है इसका सेस्मिसिटी, सेस्मिक वेव जो है इसमें जो एस टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स है, एस एस, दे कैन नॉट ट्रेवल। ठीक है, ट्रैवल नहीं मतलब डिक्रीज कर जाता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाता है। सो इसकी वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट देयर विल बी ए वेलोसिटी रिडक्शन in the S wave while it travels from crust to asthenosphere।
वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि सेमी मोल्टन स्टेट में पहुंच रहा है। ठीक है। वैसे तो देखो, इसके अलावा एक और वेव है जो पी वेव्स है। ठीक है। इट कैन ट्रैवल इन सॉलिड एंड लिक्विड। P waves can travel in solid and liquid both। ठीक है, ये कंसेप्ट भी याद रखना है। ठीक है। बट एस वेव जो है उसका वेलोसिटी कम जाएगा क्योंकि वहां पे सेमी मोल्टन स्टेट है, आधा लिक्विड आधा सॉलिड के फॉर्म में मौजूद है, तो इस वजह से इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर इज डिक्रीजेस, और यहाँ पे भी आंसर डिक्रीजेस दिया है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बस जानना था, तो उसके वजह से इसका आंसर यही आना था। ठीक है, चलो। Hello everyone. So in this question, again it is asking which of the following were the characteristics of the प्रीबायोटिक प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, प्रीबायोटिक प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहा है। प्रीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है? फिर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा उसने कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीबायोटिक। सो प्रीबायोटिक का अर्थ होता है अर्थ बिफोर द origin of life। ठीक है, प्रीबायोटिक का अर्थ ये होता है अर्थ बिफोर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर प्रीबायोटिक। ठीक है, अर्थ का जो ओरिजिन है बिफोर के अर्थ जो हमारा लाइफ था उससे पहले का इन्वायरमेंट तो कैसा था भाई? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। सबसे जरूरी चीज रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। इट वाज ए रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट एट दैट टाइम। ठीक है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मतलब लैक ऑफ सम गैसेस। ठीक है, लैक ऑफ गैसेस रहेगा। कौन सा गैस रहेगा? मोस्टली रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, बट इसमें कौन कौन से गैसेस ज्यादा रहेंगे? जैसे कि CO2 ज्यादा मात्रा में रहेगी। अब ये CO2 कहाँ से आता था? देखो, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आता था। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आता था। हमारे जो पुराने CVT के वीडियोस हैं या हमारे यूजी नेट के वीडियोस हैं उनमें हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे सबसे पहले जो वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं उसमें सर्वप्रथम जो निकलता है वो निकलता है क्या? वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर निकला। वाटर वेपर निकल के क्या क्लाउड्स बनाया, तभी तो बारिश हुई बहुत साल तक। तब जाके तो पानी आया है सरफेस ऑफ अर्थ में, पहले से थोड़ी पानी था। ठीक है, H2O भी निकलता है, वेपर। ठीक है, और उसके अलावा क्या निकलता है तुम्हारा? मीथेन, CH4 भी निकलेगा। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। अब ये क्यों निकलता था? ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से निकलता था। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से ये भी निकलता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकलते थे। लेकिन एमोनिया भी है उसके साथ, कुछ एमोनिया गैसेस भी निकलते थे, वो सब रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। ओके, सो अगर वॉल्केनिक इरप्शन से तो ये दोनों निकलते थे, तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा CO2। ठीक है, ये सब रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इतना ही जानो, इससे ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स यही सब थे। तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीजन तो नहीं होगा ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट आउट है, ऑप्शन 3 भी कट आउट है एंड ऑप्शन 4 भी कट आउट है, क्योंकि सभी में डी दे रखा है, तो डी तो आंसर होगा नहीं। तो आपका आंसर जो था वो बी था, जो कि हमने लिख रखा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अगेन इसने बोला है कि जो ट्रैप्ड वाटर है, ट्रैप्ड वाटर, ट्रैप्ड वाटर, देखो पहली बात तो गॉट ट्रैप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। देखो कोई भी चीज अगर फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले कहाँ मौजूद होगा? अर्थ के नीचे। करेक्ट, अर्थ के नीचे ही मौजूद होगा। तो अर्थ के नीचे अगर कोई चीज मौजूद होगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में मौजूद होगा।
तो सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें, इसमें जो वाटर का एग्जांपल देखा, देखो अंडरग्राउंड वाटर तो पूरा ही ग्राउंड वाटर आता है, वो तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, वेडोस जोन एक जोन होता है वाटर टेबल का, वाटर का जो क्या बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मीटोरिक वाटर तो भाई जो वाटर तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, जो तुम्हारा प्रिसिपिटेशन से आ रहा है। ठीक है, मीटोरिक वाटर का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्रिसिपिटेशन 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 में कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तुम्हारा रेन होगा, ठीक है, उसके बाद स्नो होगा, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे रेन एंड स्नो, ठीक है, ये तुम्हारे प्रिसिपिटेशन है, ये सब वाटर। फिर आता है वेडो जोन। वेडो जोन क्या है, ये अनसैचुरेटेड जोन है, अनसैचुरेटेड जोन। ठीक है, ये एबव है, एबव वाटर टेबल। एक अनसैचुरेटेड जोन जो एबव वाटर टेबल होता है उसको तुम्हारा वेडो जोन बोलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर तो पूरा ही वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बचा क्या, कोर्नेट वाटर। कोर्नेट वाटर एक्चुअली में क्या होता है, कोर्नेट वाटर इज, यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, कोर्नेट वाटर इज एक्चुअली द ट्रैप्ड वाटर inside the pores of sedimentary, ठीक है, रॉक्स। करेक्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे सिंपल सिंपल समझा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इनमें कभी कभी क्या होता है कि सलाइन डिपोजिट्स भी होते हैं, सलाइन डिपोजिट्स भी इसमें होते हैं। इट मस्ट हैव सलाइन डिपोजिट्स ऑल्सो इनसाइड इट। ठीक है, डिपोजिशनल इन्वायरमेंट में सलाइन डिपोजिट्स भी होते हैं। कहाँ पे, मोस्टली इन कोस्टल जोन। कोस्टल जोन में ये मिलेगा, कोस्टल जोन में तुम्हारा सलाइन वाटर भी मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट वॉज वेरी सिंपल, यू नो इट। ठीक है, तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो। करेक्ट, आगे चलते हैं। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बार बार मतलब आने के बाद भी इस तरीके के क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, कुकिंग पैन्स मेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड नीड लेस हीट टू अचीव द सर्टेन कुकिंग टेम्परेचर। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है। भाई स्पेसिफिक हीट होता क्या है पहले वो जान लो। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, दैट इज इंपोर्टेंट, पहले वो तो जानो। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट होता क्या है, स्पेसिफिक हीट एक कैपेसिटी होता है। स्पेसिफिक हीट इज ए कैपेसिटी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 किलोग्राम। ठीक है, जो कि ऐसा यूनिट है मास का, किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, तो टेक्निकली क्या हुआ, जो एनर्जी चाहिए वो किलो कैलोरी में हो जाएगा। ठीक है, कितने ग्राम के सब्सटेंस को करना है, केजी को करना है, और कितने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस को करना है। तो इसका जो यूनिट है वो किलो कैलोरी अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस होगा। इस वजह से यहाँ पे दे रखा है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुमको कुकिंग करना है तो स्पेसिफिक हीट डेफिनेटली कम होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कम रहेगा तभी तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगा उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब सपोज करो इसका जो एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, एक कंटेनर है जिसका टेम्परेचर मतलब मान के चलो 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और उसको मेरे को 5 डिग्री सेल्सियस को बनाना है, तो इसमें सबसे कम एनर्जी किस में यूज होगा, तुम्हारा सिल्वर में यूज हो रहा है। करेक्ट, तो कुकिंग के लिए तो सबसे कम एनर्जी चाहिए ना।
सबसे कम एनर्जी वाला सब्सटेंस को ही तो यूज करोगे जो कम हीट में ही तुम्हारा खाना को पका दे। बहुत सिंपल सा है, तो इसलिए इसका आंसर सिल्वर होगा। बाकी तो होंगे ही नहीं, बाकी के तो स्पेसिफिक ज्यादा है, उनको गर्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। करेक्ट, तो ये आपका आंसर था। देखो आज का एग्जाम बहुत अच्छे से दो बच्चे, जो भी एग्जाम आज आने वाला है एसयूटी का उसको अच्छे से दो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख के चले जाना ताकि आप आंसर्स बना सको। ठीक है, मिस्टेक्स इसीलिए होते हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सही से देख के नहीं जाते हो। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।